एवरीवन, आज हम लोग थॉमस स्कॉट का क्वार्टर 3 का नंबर्स डिस्कस करेंगे। कॉन कॉल भी मैंने पढ़ लिया है, नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। एक दो चीज़ ख़राब लग रही है वो मैं डिस्कस कर लूँगा। बिज़नेस बता दूंगा, मैंने लास्ट क्वार्टर भी इसको कवर किया था, तो थोड़ा सा एक रिफ्रेशर दे देता हूँ बिज़नेस का, एंड उसके नंबर वगैरह पे हम लोग काइंड ऑफ डिस्कस कर लेंगे। तो थॉमस स्कॉट क्या करती है ना, ये मोस्टली लीडिंग ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है। तो ये कपड़े बनाती है, ऑनलाइन वगैरह मार्केट प्लेस में वगैरह बेच देती है। इनका मतलब बेसिकली तीन जगह से लोग बेचते हैं। एक B2B है जो कि 9-10% इनका बिजनेस है। फिर ले लो आप 30% इनका, 40% इनका B2C, B2B B2C है, खुद के ब्रांड्स का, मतलब थॉमस स्कॉट ब्रांड का। बाकी जो रेस्ट 50% बच जाता है ये भी B2C है, बट ये दूसरे ब्रांड्स का बनाते हैं, जैसे FC UK हो गया, फिर मस्त हार्बर हो गया वगैरह। ऑनलाइन ही बनाते हैं, ऑफलाइन ये लोग बेचते नहीं है। मतलब ऑफलाइन के लिए अगर वो सब ब्रांड्स के लिए कोई और होगा इनका, बट ये उनको लाइसेंस लेके रखे हैं, उनके थ्रू ये लोग बनाते हैं, बेचते हैं। एंड ये लोग बेचते भी कहाँ है, मार्केट प्लेस में बेचते हैं। अपने वेबसाइट में आई थिंक हार्डली ये लोग बेचते हैं, थोड़ा सा बेचते हैं। मार्केट प्लेस में हो गया, मिंत्रा हो गया, मिंत्रा इनका सबसे बड़ा वो है, अजियो हो गया, एंड फिर क्या होता है नाइका मैन वगैरह, नाइका हो गया। तो ऐसे ही लोग करते हैं, एंड मोस्टली इनका मेनवेयर में काइंड ऑफ रहता है। ठीक है, अब ये खुद का वेबसाइट वगैरह या खुद का लॉजिस्टिक वगैरह क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ना उसमें खर्चे लगते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं, कमीशन वगैरह देते हैं, एंड वहाँ से डेटा उठाते हैं। पूरा डेटा ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी टाइप का है। तो क्या करते हैं ना ये लोग, इनके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये लोग 100-120 का छोटा छोटा बैच बनाते हैं बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड का ट्रेंड उठा लिए लोग, डेटा उठा लिए कि लेट्स से कोई क्रीम कलर का टी शर्ट बिक रहा है या ग्रीन कलर का पैंट बिक रहा है, जो भी वॉट एवर। तो वो लोग उसे उठाते हैं, छोटा सा बैच बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, अगर इसमें ट्रैक्शन आ गया फिर ये लोग बड़ा बैच बनाते हैं। तो इसमें ना मेरे को एक चीज़ अच्छा लगता है ना कि इसमें लॉस होने का प्रोबेबिलिटी या फिर इन्वेंट्री नहीं बिकने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। और अगर इन्वेंट्री नहीं भी बिकता है तो उनके ना कुछ कुछ बैंगलोर में कुछ कुछ स्टोर्स है, और ये लोग ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत और अदर चैनल से ये लोग निकाल देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं, ऐसे ये लोग ने बताया है। ठीक है, तो ये इनका मोस्टली काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है। एंड एक दो और चीज़ें हैं, ये लोग ना AI टूल्स वगैरह टेक बहुत यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया। इनके PPT में आप जाके देखोगे तो दो ये लोग ने इन हाउस टूल बनाया है, कैटलॉग AI करके है। कैटलॉगिंग वगैरह, फोटोज़ वगैरह शूट करने के लिए, ये सब के लिए ये लोग हेल्प करते हैं, हेल्प होता है इसका। एक थ्रेड AI है, आई थिंक वो भी कुछ यही सब कुछ ट्रैक्शन वगैरह लाने के लिए, कुछ डेटा वगैरह टूल यूज़ करने के लिए, किसका क्या बिका नहीं बिका है, वो सब एनालिटिक्स लगाने के लिए ये लोग का दो टूल बेसिकली है। तो ये लोग ये सब में काइंड ऑफ करते हैं। लास्ट क्वार्टर इन्होंने बताया था, आई थिंक ये लोग किड्स वेयर में भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, एंड क्या बोलते हैं, बैग सेगमेंट वगैरह, लेदर बैग सेगमेंट में भी घुस रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है उससे नया फेज ऑफ ग्रोथ आ सकता है। एंड बट वो आई थिंक काफ़ी स्मॉल पोजीशन है अभी, मोस्टली तो इनका मेंस वेयर से आता है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि ये लोग डेटा सेंट्रिक कंपनी है, डेटा उठाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एंड उसके बाद ये लोग देखते हैं कि क्या है, अकॉर्डिंगली बिजनेस करते हैं। ये सेम चीज़ एक और मैंने कंपनी को कवर किया था, फोरकास्ट लिमिटेड करके, कुछ दिन पहले किया था मैंने कवर। उसमें भी ये लोग यही बता रहे थे कि हम लोग डेटा वगैरह करते हैं, यूज़ करते हैं, क्विक कॉमर्स में बेचते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ से क्या होता है ना, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट काफ़ी चेंज हो रहा है, राइट। आप इसको अगर लेके चलो ट्रेडिशनल कंपनीज के संग जिनका स्टोर्स है, तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्टोर्स वाली कंपनी खराब है जो ऑफलाइन बेचती है। तब उनका क्या है ना, उनका कंस्ट्रेंट है कि जो सामान आ गया वो अकॉर्डिंगली बना के रखते हैं, डिमांड के हिसाब से बेचते हैं। अभी क्या करते हैं, रियल टाइम डिमांड देखते हैं, नेट पे क्या चल रहा है, मार्केट प्लेसेस पे क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, तो ये इनका मोटा मोटी बिजनेस है। तो ये एक काइंड ऑफ ये हो जाता है। बाकी इनका थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, नंबर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। सो इस बार इन्होंने करीब करीब 66 CR का सेल किया, जो कि लास्ट ओवर से ईयर ओवर 45% का ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर देखोगे ना, लास्ट क्वार्टर भी ईयर ओवर ईयर कुछ 40% का ग्रोथ है। तो मतलब ये ना 40-50% के ग्रोथ रेट से ही घूमते रह रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहा है काफ़ी क्वार्टर से। बीच में एक आध क्वार्टर में 80-100% का भी ग्रोथ आया है, राइट। तो मॉडरेटली मैं बोलूँगा कि 40-50% का ये काइंड ऑफ एक ग्रोथ इंजिन है, मशीन है। मशीन ही बोलता हूँ ना मैं, कोई एक बिजनेस इसको मशीन की तरह ही लेके चलो कि जो 40-50% से ग्रो करता है, राइट। तो इनका EBITDA इस बार देखोगे तो इस बार 11.92% का। एक चीज़ मुझे खराब लगा कि लास्ट क्वार्टर में ना, ये जो कि एक्चुअली खराब नहीं है, लास्ट क्वार्टर आप जाके देखोगे तो EBITDA कुछ ऑलमोस्ट 15% था, 14.9% था। तो क्वार्टर वो क्वार्टर डिप लग रहा है, राइट। तो इसका दो तीन रीज़न हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है कि दिवाली पहले आ गया था, इस क्वार्टर में दिवाली था नहीं, वगैरह वगैरह, या जो भी कम काइंड ऑफ ओवरलैप था, ये हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये लोग क्या बोल रहे थे कि लास्ट टाइम विंटर वेयर वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि विंटर वेयर का जो होता है ना सामान, कपड़ा, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेट्स से आप टी-शर्ट ले लोगे 600-700-800 हज़ार का आएगा, विंटर वेयर में 1,500-2,000 का आएगा, तो उधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। तो इन लोग बता भी रहे थे कॉन कॉल में कि 15-20% इनका विंटर वेयर से इस बार आया है। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन मतलब ये दिवाली वाला चीज़ विंटर वेयर से ऑफसेट हो जाना चाहिए, राइट। तो एक चीज़ हो सकता है।
एक चीज़ इन्होंने बताया था कि इनका कुछ टाइम पहले मतलब कहीं पे अपडेट इन्होंने डाला है, पीपीटी में भी डाला है कि नवंबर के एंड तरफ में इनके एक फैक्ट्री में आग वाग लग गया था, जिसमें करीब करीब 32 सीआर का रिसीवेबल मतलब 32 सीआर का इन्वेंट्री जल गया था। बट वो इंश्योर्ड है, तो मोस्टली सारे पैसे आ जाएंगे। 22 लाख का काइंड ऑफ इन्वेंट्री राइट ऑफ हो रहा है। तो आई थिंक वी आर गुड ऑन दैट साइड। तो उसकी वजह से इनको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ा। इन्होंने बताया कि रेवेन्यू और 15-20% ज़्यादा आ सकता था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल आग वाग लग भी गई है, जो भी नौटंकी हुआ उसके बाद भी ये 45% ग्रो कर पाए हैं। इबिट्टा में थोड़ा सा काइंड ऑफ डिप आया है। और एक और मेन रीज़न मुझे लगता है क्या होगा ना, किसी ने पूछा था, मतलब कुछ और क्वेश्चन में पूछा था, बट उन्होंने एक चीज़ बताया जिसको रिलेट करा। उन्होंने बताया था कि जो अपना ये क्या होता है ना, जून और दिसंबर में एंड ऑफ एंड ऑफ सीजन सेल होता है। आप मिंत्रा वगैरह में भी ऑनलाइन में भी जाके देखते होंगे कि साल में 2 बार एंड ऑफ सीजन सेल आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि पुराना इन्वेंट्री को अपने को बेचना होता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है ना कि आप गर्मी का कपड़ा रख लिया अब उसको नेक्स्ट गर्मी में बेचोगे, राइट। आप रख नहीं सकते, आपके पैसे लग रहे हैं, इन्वेंट्री का कॉस्ट लग रहा है, फिर रेंट जारी है, सब कुछ जारी है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं फटाक फटाक से। लास्ट में लेट से पहले 100 में बेचे थे तो 95 में निकाल दो। तो मेरे को लगता है इसके वजह से काइंड ऑफ एक सीजनल डिप आया। तो अपना मोस्टना मोटी जो भी 2-3% का डिप आया, मेरे को लगता है ये काइंड ऑफ सीजनल है। ये एंड ऑफ सीजन सेल या रीजन सेल की वजह से हो सकता है। थोड़ा सा इन्वेंट्री जल गया, उसकी वजह से मे बी इनका एनर्जी इधर उधर शिफ्ट हो गया, वो एक चीज़ हो सकता है, मुझे लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, नंबर काफ़ी अच्छे हैं। इबिट्टा में अपनी पैट में अपनी ग्रोथ आई है करीब करीब 67% की। क्यों? क्योंकि इनका डिप्रिसिएशन और ये क्या बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट उतना लगा नहीं है। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि ओवरऑल पैट लेवल पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। 46% से अपनी सेल ग्रो की है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो की है 66% है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी अपनी रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो करी है, राइट। तो इसमें वही हो गया ना कि मैंने 40% का मेहनत किया रेवेन्यू ग्रोथ करने में, 46% का, बट रिजल्ट मेरे को मिला 66% का। तो ये हो जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस कंपनी के बारे में। उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो कौन कॉल में आता है, हाई रिसीवेबल और हाई इन्वेंट्री के ऊपर। तो इन्वेंट्री में ये लोग ने वही बताया था कि हम लोग छोटे छोटे बैच में बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एंड उसके बाद स्केल करते हैं, एंड जो नहीं बिकता उसके बाद उनके पास बहुत सारे अलग चैनल पार्टनर्स है लिक्विडेट करने के लिए। तो वो एक चीज़ है। एंड तो ये एक चीज़ मुझे लग रहा है इन्वेंट्री में, तो मेरे को आई थिंक देयर ओके, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। रिसीवेबल में इन्होंने, किसी ने पूछ दिया था कि भाई आपके फर्स्ट हाफ में 77 करोड़ का रिसीवेबल था, तो आप लेके चलो कि इस बार इस क्वार्टर में कितना आया अपना 66 करोड़ का सेल आया, रिसीवेबल हाई है लास्ट फर्स्ट हाफ का मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया ना क्या होता है कि रिसीवेबल में जो रिटर्न्स आते हैं ना आइटम, तो रिटर्न्स वाले आइटम को ये लोग रिसीवेबल में डाल देते हैं, एक चीज़ इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि जो सामान वगैरह जल गया था तो उसका भी जो पैसा आएगा वो भी रिसीवेबल में जा रहा है। इस क्वार्टर का तो ऑफिसली दिखता नहीं है, वो 6 मंथ्स में ये लोग शायद निकालते हैं वगैरह रिसीवेबल इन्वेंट्री जो भी बैलेंस शीट वगैरह में, तो ये भी इसमें जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ ये लोग बता रहे थे कि जो भी पैसे आते हैं, और इन्होंने ये बताया था कि मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि हम लोग B2C कर रहे हैं तो पैसे तो जल्दी आ जाना चाहिए, राइट। तो इन लोगों ने बताया कि मार्केट प्लेस है ना 30-45 दिन में ही पैसे आते हैं। उसके साथ साथ ये जो इन्वेंट्री लॉस हो गया, जो जल गया था, वो प्लस रिसीवेबल जो है उसकी वजह से आ रहा है। बट आगे जाके लोग बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म में 60 डेज़ के लोग काइंड ऑफ रिसीवेबल साइकिल रखेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल रखेंगे, वर्किंग कैपिटल नहीं सॉरी रिसीवेबल रखेंगे। तो ये एक चीज़ है। तो ओवरऑल चीज़ में ना मेरे को यही एक चीज़ थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, रिसीवेबल में थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा डाउट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आगे जाके क्या है। मेरे पास अभी इसमें वैसे पोजीशन एक भी नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ, मैं 2 क्वार्टर से देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे नंबर। मन भी करेगा तो मैं छोटा सा बनाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे विद द कंपनी जैसे ग्रो करिए मैं वैसे वैसे पैसे डालते रहूँगा, क्योंकि मज़ा भी आता है उसमें। एक बार में आप पैसे डाल दोगे फिर आप स्ट्रेस लेते रहोगे तो वैसा मज़ा नहीं आता, राइट। तो ये एक चीज़ है। एंड हाँ, अगेन डिस्क्लेमर कि मैं कुछ रिकमेंड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, एजुकेशन की पर्पज़ की तरफ को लो, अब बिजनेस को समझो जो मैं समझा रहा हूँ, राइट। इसलिए मैं कंपेयर भी करके बता रहा था फोरकास्ट के साथ इसको, ठीक है। और एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोल सकते हैं कि किसी ने पूछ दिया था कि फोरकास्ट आप बता दो, थोड़ा रेवेन्यू का गाइडेंस दे दो। इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया, बट बोला कि जिस ट्रैक्शन से हम लोग ग्रो कर रहे हैं वैसे ग्रो करते रहेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि 40% के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 40-100 दिख रहा है बीच बीच कुछ क्वार्टर में, बट 40% लेके चलते हैं, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से मैच रहेगा, वो एक चीज़ हो जाता है। एंड मार्च के एंड में आई थिंक 19-20 मार्च में ना इन्होंने बताया क्या पता ही है हम लोगों को, ईद आने वाला है 19 या 20 मार्च को शायद ईद है, और उसके साथ साथ गुड़ी पावा भी है, वो आई थिंक महाराष्ट्र बेस्ड काइंड ऑफ एक फेस्टिवल है, राइट। तो ये दोनों फेस्टिवल उसके आसपास है, तो उससे क्या होता है ना, मतलब हम लोग को फेस्टिवल दिमाग में रखना होता है, क्योंकि अब लेके चलो मार्च में आएगा तो उसकी खर्चा जो भी शॉपिंग कब शुरू हो जाएगी, फेब के एंड में हो जाएगी जो अभी होने वाली होगी, राइट, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर काफ़ी अपबीट रहेगा। इन्होंने एक्जैक्ट ये सेम वर्ड यूज़ किया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इन्होंने एबिट्टा का बट गाइडेंस दिया कि एबिट्टा ये लोग 12 से 15% के रेंज में रखेंगे। तो अभी 11.92 आया था, लास्ट क्वार्टर 14.9 आया था, 9 समथिंग आया था, 15 के आसपास आया था, राइट। तो 12 से 15 मुझे लग रहा है काफ़ी हेल्दी होगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है जैसे से ये लोग स्केल करते रहे, राइट। तो ये एक चीज़ है। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस पे इन्होंने बताया है कि भाई हमारा ट्राउज़र का एवरेज सेलिंग प्राइस 1200 रहता है, शर्ट वगैरह का 800-1000 रहता है।
ये लोग 750 से 2000 का मास प्रीमियम रेंज में काइंड ऑफ ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जस्ट गुड टू हैव एक डेटा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ। एंड दो चीज़ इन्होंने और बताया, एक रिटर्न्स के ऊपर बात की थी। रिटर्न्स पे लोग ने बताया कि इनका करीब करीब आई थिंक ओवरऑल B2C में 20% का रिटर्न है, जो अपने खरीद लेते हैं ऑनलाइन फिर वापस भेज देते हैं, तो जो इंडस्ट्री एवरेज 28-30% है उससे कम है। आई थिंक फोरकास्ट लिमिटेड का उससे भी कम था। आई थिंक सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट में था मेरे हिसाब से, या 11-12% था। तो उस मामले में थोड़ा सा थॉमस स्कॉट हो जाता है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज से कम है, ये एक चीज़ बता रहे हैं। एंड आरटीओ में बता रहे हैं कि 6 से 9% है, जो कि 10 से 20% का ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज आता है। तो 10% इधर भी ले लो। आरटीओ होता है रिटर्न टू ओरिजिन, जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होता है ना, जो कस्टमर मना कर देते हैं, तो इसमें भी इनका कम है। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है ठीक है, नेट नेट है। एंड एक और चीज़ इन्होंने बताया था, किसी ने पूछ दिया कि लॉन्ग टर्म सीन क्या है अपना, कंपनी का आगे जाके क्या है। तो ये बता रहे थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कंसेप्ट है, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया था ना कि कोविड में जो लेट्स जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बायर थे ना, तो अभी वो 30th 40th 50th परचेस कर चुके हैं, मतलब लास्ट 5 साल में। तो उनके साथ क्या हो रहा है ना कि एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ गई है, वो लोग अब ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन वाला सामान खरीद रहे हैं, वो लोग और कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी ग्रोथ आने के चांसेस है। अब मैं भी एग्जाम्पल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं ना 2000 आई थिंक 2013 से 2013 से मैं ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ रैदर। जैसे मैं पेटीएम में खरीदता था, मतलब पेटीएम से रिचार्ज वगैरह करता था, उस टाइम शुरू ही हुआ था ऑनलाइन, राइट। बहुत लोग नहीं करते थे, तो मैं बहुत पहले से अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो मैं ऑनलाइन रिचार्ज करता था, ऑनलाइन पेन ड्राइव्स मंगाता था मैं, इनफैक्ट मैंने ऑनलाइन लैपटॉप भी खरीदा हुआ है, राइट। तो उस टाइम लोग जब नहीं खरीदते तब मैंने ये सब चीज़ अडॉप्ट करना शुरू कर लिया था। तब से बाद से मैं अभी तक मोस्टली हर चीज़ें ऑनलाइन ही करता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन खरीदता हूँ। मैं बाहर जाके कम ही प्रेफर करता हूँ, लेता हूँ कभी कभी, बट मेरा ये प्रेफरेंस रहता है, राइट। तो वही है कि ये जो बता रहे हैं कि अभी बहुत लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, हाई परचेस कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन वाला परचेस कर रहे हैं, बास्केट साइज़ बढ़ रही है। तो ये मुझे लग रहा है ना कि वैसे फेक नहीं रहे, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, राइट। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। रिटर्न्स नंबर भी इनके थोड़े से चेक में है एज़ पर देम। एंड लास्ट क्वार्टर इन्होंने ना एक चीज़ बताया था कि जो लास्ट क्वार्टर में जीएसटी का रेट गिरा था, तो इनको इतना ऐसा वो नहीं हुआ था कि प्राइस गिराना पड़ा, या इनफैक्ट ये लोग प्राइस को भी ज़्यादा बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स ये लोग प्राइस कॉन्शियस उतना है नहीं, ये लोग बता रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ अभी प्रीमियमाइजेशन वाले प्ले में, कंजम्पशन वाले प्ले में। कपड़ा भी तो कंजम्पशन ही है, राइट, हम लोग खरीद के पहन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो ये जो प्रीमियमाइजेशन का प्ले चल रहा है, तो इसकी वजह से ना ये लोग मार्जिन बढ़ा सकते हैं, प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो ये लोग बता रहे हैं, अपने को पैट में भी दिख रहा है जो बढ़ रही है चीज़ें। एंड ऑफ सीजन सेल आया हुआ, उसकी वजह से हो सकता है छोटा मोटा हिकअप्स आ रहा है, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी, एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस थीम, जो प्रीमियमाइजेशन का कपड़ा वाला प्ले है, रिटेल अपैरल वाला प्ले है। तो इसको ट्रैक करते हैं, अच्छे से देखते हैं। रिकमेंड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस समझा रहा हूँ, तो आप उसी तरफ से उसको लो, मैं सेबी लिस्टेड नहीं हूँ, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।